पब्लिशिंग से जो चार्ज डेवलप होता है वही करा रहे थे आप। अच्छा ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कॉन्सेप्ट दिया था वो तो पढ़ा दिया, लिख लिया तुम लोग? हाँ सर। वेटरस और रीजनस चार्ज ये भी हमने लिखा दिया था। उसके बाद हमने बोला था कि दो तरह के चार्ज डेवलप होते हैं, तो इनके एक छोटा सा चार्ट है, वो मतलब याद भी तुम कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये की पॉइंट की तरह लिख लो, ये जरूरी नहीं एग्जाम में नहीं आता है, परंतु फिर भी समझने के लिए। टू काइंड्स ऑफ चार्जेस डेवलप्ड ऑन रबिंग। जब हम किसी भी चीज को रगड़ते हैं तो दो तरह के चार्ज डेवलप होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव किस किस चीज में होते हैं, निगेटिव किस किस चीज में, ये मैं बता दे रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है ग्लास रॉड में। ग्लास रॉड को अगर तुम रगड़ते हो किसी भी चीज के साथ तो उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। उसके बाद फ्लेनेल और कैट स्किन, इनमें भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। अगर तुम वूलन क्लॉथ की बात करो, वूलन क्लॉथ, तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। इसके बाद अगर हम वूलन कोट की अगर बात करें तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। वूलन, ये तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट बुक पढ़ोगे, डिफरेंट सोर्सेज से ये मैंने कलेक्ट किया है। वूलन कारपेट, तो इनमें भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। नेगेटिव चार्ज सिर्फ किस किस में होता है, तो डेवलप होता है सिल्क क्लॉथ में। सिल्क क्लॉथ में अगर ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करोगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा सिल्क क्लॉथ में, पॉजिटिव चार्ज आएगा ग्लास रोड में। अगर तुम इवोनाइट रोड जो है, इवोनाइट रोड को रगड़ोगे कैट स्किन के साथ तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी प्रकार जो एम्बर रोड है, इसको रगड़ोगे वुलन क्लॉथ के साथ तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रेस्पेक्टिवली आ जाएंगे। इसके बाद प्लास्टिक सीट को, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। रबर शू, इनमें नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ये सब हमने उस दिन बोल के दिया था, बोला था कि मैं अगले दिन लिखा दूंगा, लाइट चली गई थी। इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो अगर लेना है तो, नहीं तो फिर लिख भी सकते हो गया। आशीष क्यों नहीं आया भाई? एक बार कोई आशीष को कॉल लगाओगे? चुक, हाँ सर। एक बार कॉल लगा लो तो थोड़ा सा, हाँ सर। बोलो कि जल्दी से आ जा भाई, क्लास शुरू हो गया। आशीष आ गया, आशीष आ गया, कौशल आ गया, और ये क्या नाम है, रोकुम ग्रेस आ गया, इचुक भाग गया भाई, इचुक भी आ जाएगा। आशीष इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हमने ये बता दिया। आशीष, आशीष सर तुम लेट क्यों हो गए क्लास? हाँ आशीष, जल्दी बोलो। यस आशीष सर। सुनाई दे रहा है? लेट क्यों हो गए, यस क्लास क्यों सर। नहीं आए, कॉल क्यों करना था? स्लो स्लो चल रहा था। क्या हो रहा है? लैपटॉप में ज्वाइन कर रहा था, उसमें हो नहीं रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, मोबाइल से कर लिया करो ना, लैपटॉप है ठीक है, लेकिन कभी कभी मोबाइल से भी हो सकता है। अच्छा ठीक है। हाँ ग्रेस, तुम कुछ पूछ रहे थे, बोलो। सर सृजन का है, आपके साथ नहीं आया क्या? नहीं, सृजन का तबीयत खराब है, वो उस ऑनलाइन भी करने के लायक नहीं है, मतलब कुछ ज़्यादा तबीयत खराब है, सर्दी वर्दी हो गया है, अच्छा। तो इसलिए नहीं है, वो रिकॉर्डिंग देखेगा बाद में, ठीक है।
तो हमने बताया कि किसमें क्या होगा। इस प्रकार एक मैंने तुम्हें चार्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने कुछ नंबर्स बताए थे, और मैंने बोला था कि जो नंबर पहले आएगा उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो बाद में आएगा उसमें निगेटिव चार्ज आएगा। ये तुम बोलोगे कि सर ये ऐसा कोई रूल है क्या, कोई थेसिस है, किसी ने बोला है? ऐसी बात नहीं है, किसी ने नहीं बोला है, ये एक्सपेरिमेंट कर करके पता चला। आया बात समझ में ग्रेस? हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ, एक टेबल है जो तुम मतलब याद रखोगे, मतलब वैसे ही है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, परंतु नॉलेज के लिए। ठीक है, एक नंबर पे हम रख रहे हैं फर को, 2 नंबर पे रख रहे हैं फ्लेनेल, 3 नंबर पे सीलिंग वैक्स। ठीक है, टेबल के ऊपर तुम लिख सकते हो यहाँ पे अर्लियर इज पॉजिटिव, अर्लियर इज पॉजिटिव, कॉमा लेटर इज नेगेटिव। मतलब जो नंबर पहले आएगा इनमें से, अगर मैं इन तीनों दोनों में कंपेयर करूँ, वन फर और जो तुम्हारा सीलिंग वैक्स है, इन दोनों में कौन सा चार्ज आएगा, तो इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा निगेटिव। ठीक है, इस प्रकार से 4th नंबर पे ले लो ग्लास, 5th नंबर पे ले लो कॉटन। इनमें से जो नंबर पहले आएगा उस पे पॉजिटिव, जो बाद में आएगा उस पे निगेटिव। ये याद है या भूल गए ग्रेस? पिछले दिन हम इस पे चर्चा कर रहे थे। हाँ सर। हाँ, दस नंबर पे हो गया मेटल्स, 11 नंबर पे हो गया रबर्स। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पहले बोल दे रहा हूँ, ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला है, तो बोलोगे कि सर वो पढ़े जो एग्जाम में, तो हम तुम्हें 0 लेवल टू इन्फाइनाइट लेवल का नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, सब कुछ हम लेके चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो बोल दिया करेंगे, जो नहीं रहेगा उसको भी बोल दिया करेंगे। इबोनाइट, सर और उसके बाद में हाँ सर वो रबर के बाद नंबर 12 में क्या लिखा है? रेजिन, RESIN। गूगल पे सर्च करके देखना, ये सभी मटेरियल्स है। ये है तुम्हारा गूटा पर्चा, गोटा पर्चा ये भी होता है। ठीक है, ये सब कैसा होता है, मतलब वो अगर जानना है तो उसको गूगल पे सर्च करके इमेज व्यू में देखना, सब कुछ तुम्हें दिख जाएंगे। तो इनमें से जो नंबर, मैं अगर मेटल में और रबर में कंपेयर करूँ, तो भाई इन दोनों में इस पे पॉजिटिव रहेगा, इस पे नेगेटिव। मतलब किसी कोई भी अगर दो में कंपेयर करेंगे तो जो पहले आएगा उसमें पॉजिटिव, और जो बाद में आएगा उसमें नेगेटिव। ठीक है, नंबर पे डिपेंड करेगा। उसके बाद था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ द फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो मास वाला, मास और इसमें हमने रिलेशन लिखाया था क्या? इलेक्ट्रॉन, मास बढ़ने से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये सब मैंने कुछ लिखाया था क्या? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी देखो तो एक बार। सर मैं तो 9-10 के बाद से जो आसिफ आगे तुम देखो, आपने किया आसिफ था तुम तो वो। लाइक रखो, या मैंने समझा के निकल गया था, लाइट चला गया था यहाँ पे, तो मैंने बताया था कि लाइट नहीं है, बाद में लिखा दूंगा। ये देखो ना, एक बार चेक कर लो। मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो मास जो है वो तुम्हारा डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो मास इंक्रीज करेगा। ये बात हमने लिखाया था। सर शायद लिखा था, आप फिर भी रिपीट कर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ये क्या कहता है, ये बात कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो होगा हैज अ फाइनाइट मास, देयरफॉर द मास ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी स्लाइटली डिक्रीजेज ड्यू टू द लॉस ऑफ द सम इलेक्ट्रॉन। कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, अगर वो कुछ इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसका मास डिक्रीज करेगा। वहीं पे जो निगेटिवली चार्ज बॉडी है, वो अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसका मास बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी मतलब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड थ्योरी की बात हो रही है, वो मोबाइल वाला इलेक्ट्रॉनिक मत समझ लेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब समझ में आ गया ना, फ्रिक्शन के थ्रू। ठीक है ना, तो ये कहता है कि एज एन इलेक्ट्रॉन हैज अ फाइनाइट मास, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके पास फाइनाइट मास होते हैं, देयरफॉर
देयरफॉर, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा नहीं चलेगा, कॉमा भी चलेगा। द मास ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज, द मास ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज body slightly decreases due to loss of some electron. The mass of negatively charged body slightly increases due to gain of some electron या gain in some electron. Mass of a positively charged body slightly decreases due to loss of some electron. पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो होते हैं उनके मास डिक्रीज हो जाते हैं जब उनसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण, ठीक है। उसके बाद है द मास ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी स्लाइटली इंक्रीज्ड। नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो होते हैं उनके मास बढ़ जाते हैं ड्यू टू द गेन ऑफ सम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज बॉडी कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है। कोई भी ये बॉडी है, ये न्यूट्रल चार्ज है, इसने अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, मतलब इस बॉडी का मास बढ़ गया, ठीक है। द मास ऑफ द नेगेटिवली चार्ज बॉडी स्लाइटली इंक्रीज ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिवली चार्ज बॉडी में नेगेटिव चार्ज आते हैं कहां से, इलेक्ट्रॉन को गेन करने से। जब इलेक्ट्रॉन को, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो उसका मास बढ़ जाएगा। इसी प्रकार पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब बनते हैं, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले, मतलब क्या, उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ रही है, ठीक है, तभी तो इससे क्या हो जाएगा, उसका मास घट जाएगा। ये बात आ गया सबको समझ में? हाँ बोलो। हाँ सर। उसके बाद हमने बात किया था कंडक्टर एंड इंसुलेटर का, ये हमने लिखा दिया था। कंडक्टर क्या होता है, वैसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट करे, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे मेटल, हैमर बॉडी, हैमर सॉरी मेटल, ह्यूमन बॉडी, या फिर कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल, ये सब कंडक्टर कहलाएंगे। ये लिखाया था हमने। आशीष फटाफट बोलते जाओ। सर कौन सा? कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफिनेशन लिखा के दिया था ना। या नहीं दिया था? नो सर। ये लिख पाओगे खुद से या लिखवा दूं? जल्दी बोलो। लिख लो, शॉर्टकट में लिख लो। इस पर हमने एक्सपेरिमेंट टाइप से बता दिया था, एक मतलब एग्जांपल देके शायद लिखाया नहीं था। कंडक्टर, द सबस्टेंसेस through which electric charges can flow. Electric charges can flow easily are called conductor. Example: metals, human bodies, ग्रेफाइट, etc. अगर मैं बात इंसुलेटर की करूं, द सबस्टेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो। easily are called insulator, are called insulators. इसका एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो क्या हो जाएगा, ग्लास, डायमंड,
प्लास्टिक, वुड, etc. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है अर्थिंग एंड सेफ्टी। द प्रोसेस इन विच अ बॉडी शेयर्स इट्स चार्ज विद द अर्थ इज कॉल्ड द ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग। हमने बताया था कि 2-3 डायग्राम बना के हमने बताया था कि जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है तो जब हम अर्थ से उसका कनेक्शन दिए होते हैं तो वो क्या करता है, अर्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को भेजता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और अगर निगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, मतलब जो फ्लक्चुएशन ऑफ करंट होता है, तो हम जो उसको अर्थ कनेक्शन दिए होते हैं तो क्या होता है, अर्थ उसे इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। ये बात हमने बताया था डायग्राम के थ्रू, याद है या नहीं? सर। इसको कॉपी कर लिया, मिटा दें। ऐचुक, आशीष, कौशल, ग्रेस। हाँ बोलो। यस सर, हो गया। एक सेकेंड रुक जाओ। अब लिखो अर्थिंग एंड सेफ्टी। अर्थिंग एंड सेफ्टी। इसके अंदर लिखो दिस प्रोसेस इन विच a body shares its charges with the earth is called grounding और अर्थिंग। वैसा प्रोसेस जिनमें कोई भी बॉडी जो होता है अपने चार्ज को अर्थ के साथ शेयर करता है उसको बोलते हैं ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग। मान लो कि कोई एक बॉडी है, ये इसका कनेक्शन हमने अर्थ से के साथ दिया हुआ है, तो मान लो कि इसमें अगर निगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, निगेटिव चार्ज बढ़ जाता है मतलब इसमें करंट आ चुका है, तो अगर हम इसको छुएंगे तो हमें झटका लगेगा। तो ये अगर अर्थ कनेक्शन इसका दिया हुआ है, ठीक है, अर्थ कनेक्शन दिया हुआ है, तो क्या करेगा, अर्थ क्या करेगा, यहाँ से इन सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे और उसको न्यूट्रलाइज बना देगा। ठीक इसी प्रकार कि मान लो कि कोई एक बॉडी है जिसमें पॉजिटिव चार्ज की अधिकता हो गई, बढ़ गई है, लेकिन इसका अगर अर्थ कनेक्शन हमने दे रखा है, ये सिंबल जो होता है अर्थ कनेक्शन का होता है, तो ये अर्थ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को भेजेगा इधर की तरफ, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन को भेजेगा और क्या कर देगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और इससे जो तुम्हारा मतलब हमारे ऊपर से खतरा हट जाएगा। अर्थिंग की कनेक्शन हर उस चीज में दी जाती है जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, जैसे कि आयरन। आयरन में देखा होगा तुमने 3 पिन सॉकेट होते हैं, 3 पिन सॉकेट होते हैं आयरन के अंदर, वॉशिंग मशीन के अंदर, फ्रिज के अंदर, हीटर के अंदर, इंडक्शन कुकर के अंदर, मतलब हर वो चीज जिनको हम टच कर सकते हैं उनमें 3 फेज सप्लाई होता है। और जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे सीलिंग फैन, जैसे ट्यूबलाइट, जैसे टेबल फैन, तो इन सबको हम ज्यादा टच नहीं करते, तो इनमें क्या होता है, ओनली 2 फेज का। प्रिंटर, लैपटॉप में भी, लैपटॉप के जो चार्जेस होते हैं उसमें भी 3 फेज सप्लाई होता है, ठीक है।
उनमें भी अर्थिंग का एक दिया रहता है, क्योंकि लैपटॉप को हम मान लो कि पेट के ऊपर या फिर कहीं पे रख के चला रहे हैं और अचानक से करंट का चार्ज में भी लगा रहा फ्लक्चुएशन हुआ और हमको बस वहीं पे चिपका के मार दिया, तो इसलिए अर्थिंग दिया होता है ताकि हमको हल्का झटका महसूस हो और वो ग्राउंड के साथ। अब बोलोगे कि सर क्या अर्थिंग कनेक्शन दे देने से क्या हम सुरक्षित हैं? नहीं, तुम्हारे जो पावर हाउस बोल रहा हूँ, सॉरी, तुम्हारे जो बोर्ड है, मतलब तुम्हारे घर में जो स्विच बोर्ड लगा है उनका भी कनेक्शन अर्थ के साथ होना चाहिए। अब तुम सोचोगे कि उनका कनेक्शन अर्थ के साथ नहीं दिया है और ये 3 पिन सॉकेट लगा है, हम सोच रहे हैं कि नहीं ये तो अर्थिंग कनेक्शन है, हमें कुछ नहीं होगा, तो ऐसे में नहीं है, फिर तुम्हें झटका लगेगा। तुमने कभी कभी देखा होगा कि कोई किसी के घर में अगर वॉशिंग मशीन होगा, कभी कभी तुम्हें झटका लगता है ऐसे छूने से, तो उसमें अर्थ कनेक्शन नहीं होता। अर्थ कनेक्शन मैंने तुम्हें 11th में जब तुमको तो नहीं पढ़ाया था तो उनको बताया था अर्थ कनेक्शन क्या होता है। जैसे मान लो ये एक बोर्ड है, बोर्ड में ये 3 पिन वाला सॉकेट लगा हुआ है, तो एक तो होता है तुम्हारा जो फेज के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, एक फेज होगा, और दूसरा जो होगा जो न्यूट्रल होगा, और ये जो तीसरा वाला ये जो ऊपर में होता है उसको क्या करते हैं हम अर्थ के साथ, मतलब कहीं पे भी ये वायर ले जाके जमीन के बिल्कुल नीचे गाड़ देते हैं। ये इसका पोल के साथ सप्लाई नहीं होता, ये हमें खुद से करना होता है। तो अगर ये किया हुआ है तो अगर कोई भी फ्लक्चुएशन ऑफ करंट हुआ, जैसे हम इसको यूज कर रहे हैं, इस इक्विपमेंट को आयरन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें अगर करंट ज्यादा हो गया तो हमें झटका नहीं मारेगा, ये सारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड को भेज देगा। आया बात समझ में अच्छे से या नहीं आया? सर हाँ सर, थंडरस्टॉर्म्स के टाइम अगर ऐसा हो तो क्या होगा? थंडरस्टॉर्म के टाइम पे तो हमें इन सब चीज का यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि थंडरस्टॉर्म के टाइम पे क्या होता है ना, जैसे एक जो कॉपर के रोड लगे होते हैं तुम्हारे बिल्डिंग के ऊपर, तुम्हारी बिल्डिंग जैसे मान लो कि ये तुम्हारा बिल्डिंग है, तो इनके ऊपर एक मतलब आता है, उसका नाम तो मैं भूल गया, बहुत अच्छा उसका नाम है, पढ़ाया था कुछ दिन पहले। वो इस टाइप का रोड लगे होते हैं जो सीधा ग्राउंड करता है। कॉपर किस लिए लगे होते हैं? क्योंकि ये चार्ज को ज्यादा कनेक्ट करता है। इस नियर बाय में 1 किलोमीटर या फिर उसका कुछ रेंज होता है। ये बोलोगे कि सर नॉर्मल कॉपर का वायर खुद से लगा देंगे तो हो जाएगा? नहीं, वो मतलब स्पेशली उस पर्पस के लिए डिजाइन करके बनाए गए होते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग पे, किसी टावर वगैरह पे देखोगे कि एक रोड मतलब कॉर्नर पे, बिल्डिंग के कॉर्नर पे निकला होता है, उसका नाम मैं अभी इस समय भूल गया हूँ, बहुत अच्छा है, 7th क्लास में ही है ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने नियर बाय में 500 मीटर 800 मीटर, ये जितना पावरफुल रोड है उस पर डिपेंड करता है, मैक्सिमम 1 किलोमीटर तक में कोई भी थंडरस्टॉर्म, कोई भी बिजली गिरता है उसको ये अपनी तरफ खींच लेगा और उसको सीधा ग्राउंड के साथ भेज देगा। अगर मान लो ये चीज नहीं लगा हुआ है, ठीक है, और ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोल, इस बिल्डिंग में ये चीज नहीं लगा हुआ है, इसके 1 किलोमीटर के दायरे में कहीं पे कोई ऊंची टॉल बिल्डिंग नहीं है, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोल, यहाँ से तुम्हारे घर में पावर सप्लाई आया है, यहाँ से तुम्हारे घर में पावर सप्लाई हुआ है, तो तुम्हारे घर के रेस्पेक्ट में ये ज्यादा हाइट पे है, तो क्या होगा, इस पे बिजली गिरेगी, इस पे जो बिजली गिरेगी तो ये चार्ज, ये तो इधर से तो वायर आया भले न्यूट्रल, मान लो तुम बोलोगे कि सर हम तो बहुत होशियार है, हमने क्या किया, इस स्विच को ऑफ कर रखा है सर, हमने ऑफ कर रखा है। तो स्विच जो तुम ऑफ करते हो तो जिसमें फेज होता है एक ही, मतलब स्विच को जो हम ऑफ करते हैं तो एक ही का कनेक्शन कट होता है, दोनों फेज का कनेक्शन नहीं कट होता है, तो ठीक है फेज वाला है, ठीक है। बिजली अगर इसके ऊपर गिरी कोई खतरा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्विच हमने ऑफ कर रखा है, सारे चीज को ऑफ कर रखा है। लेकिन ऐसा सोचो कि अगर ये न्यूट्रल गिर गई तो ये भी तो कंडक्ट कर रहा है, तो रिवर्स करंट आएगा और जो तुम्हारे जितने भी इक्विपमेंट है घर में लगे हुए उन सबको उड़ा देगा, ठीक है। तो बोलोगे कि सर हम इससे कैसे बच सकते हैं? तो इससे हम बच सकते हैं एमसीबी गिरा के, सारी चीज को जब हम ऐसे ये उठाने वाला होता है ना उसको गिरा देंगे तो दोनों का कनेक्शन कट हो जाता है, ठीक है। और दूसरी तरीका क्या है हमें इसे बचाने का, कि जितने भी जैसे लैपटॉप का चार्जर, मोबाइल का चार्जर या फिर जो भी प्लग वाले सिस्टम है उन सबको तुम स्विच ऑफ नहीं, उसको निकाल के रख दोगे जब बिजली कड़क रही है, जोरों की आवाज आ रही है तो। ये बात आया समझ में अच्छे से? यस सर। हाँ, क्योंकि बिजली जो गिरती है ना तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन ही होता है, वो भी करंट ही होता है, एक तरह का चार्ज ही होता है। मैंने तो बताया था, चार्ज के एग्जांपल में भी हमने दिया था कि दो क्लाउड्स आपस में टकराते हैं तो भी चार्ज जनरेट होता है, ठीक है। तो ज्यादातर केस में तुमने सुना होगा, तेरे साथ हादसा हुआ होगा, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। हमें भी, जब हम उस टाइम पे पता नहीं था, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, चार्जर ऑफ है, हम तो सोच रहे हैं कि भाई ठीक है, जब अगले दिन गए चार्ज करने तो चार्ज ही नहीं हो रहा, बोलते चार्जर तो उड़ गया। अरे भाई स्विच ऑफ था, कैसे उड़ गया? तो ये रिवर्स करंट, वो बिजली जो गिरी होगी न्यूट्रल वाले फेज पे गिरी होगी, उधर से करंट आ गया होगा। अब वहीं पे अगर हम क्या करते, ये एमसीबी जो होता है दोनों को कट कर देता, वो कर देते तो फिर कुछ नहीं होता। तो अब से जब भी मतलब बारिश हो रही हो तो वैसे कंडीशन में जब ये बिजली की साउंड की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना कि भाई अब गिरने वाला है, तो उसको पकड़ के सीधा खींच लो। जब साउंड आता है उसके मतलब एक ही साथ तो हो जाता है दोनों, पहले लाइट आता है उसके बाद साउंड आता है, लाइट आया तुरंत खींच लो क्योंकि चार्ज आ रहा है, ठीक है ना। लाइट जब तुम देखते हो तो तुरंत नहीं आता, उसके 1-2 सेकंड बाद आता है करंट, क्योंकि ऊपर में चमका, बादल में बादल, क्लाउड में क्लाउड टकराया, लाइटिंग हुआ, साउंड आया, उसके साथ ही जो ये बिजली वो भी नीचे की तरफ आई। सुना है ना? उसके बाद तुम्हारे जो सर्किट हाउस में आएगा,
थोड़ा सा एक एक 2 सेकंड टाइम लगता है। अब हम बात करेंगे मेथड। ये तो अर्थ वाला कनेक्शन समझ में आ गया जो हमने अर्थ वाली बात बताई। हाँ बोलो। नहीं आया? फिर से बताऊं क्या? यस सर, आ कोई भी गया। नहीं हाँ बोल रहा है। आ गया हाँ, सर। तो अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी को हम चार्ज किस प्रकार से करते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। There are 3 primary methods of charging of the body. There are 3 primary methods of charging of body. किसी भी बॉडी को चार्ज करने के 2 प्राइमरी मेथड्स है। फर्स्ट जो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकेंड जो है वो है तुम्हारा चार्जिंग बाय कंडक्शन और कांटेक्ट, थर्ड जो है तुम्हारा वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। सुनने को मिला है कि नवोदय विद्यालय का वेकेशन 1-2 दिन में ही स्टार्ट होने वाला है। अगर ये हो जाता है उसके बाद उधर के बच्चे आते हैं तो हाँ, मे सर। भी केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाए कुछ दिनों के लिए, तो आशीष का तो फायदा हो जाएगा। आशीष केमिस्ट्री भी पढ़ना चाहता था, जो तुम्हें 12th बेस पे ही पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, बाकी भी और भी किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। मॉर्निंग के टाइम पे ये हो सकता है। मैथ्स फिजिक्स तो तुम्हारा चल ही रहा है। तुम लोग का वेकेशन स्टार्ट होगा तो तुम्हारे में कुछ एक्स्ट्रा क्लास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि बीच सर में हम बहुत लोग का सारा तो क्लास कब बंद से भी होते 7 हैं। तारीख से मिलेगा क्या? क्या हुआ आशीष? हम लोग को कब से मिलेगा? 7 आसपास या फिर? हाँ, तुम्हारा 9 तारीख से होगा। 9 तारीख से केंद्रीय विद्यालय 9 तारीख से होगा। तो नवोदय वाले का जब क्लास कराएंगे आशीष, तो तुम उस टाइम पे केमिस्ट्री पढ़ लेना। तुम्हारे पास 2 महीने का टाइम है, 2 महीने तुम्हें केमिस्ट्री का क्लास मिल जाएगा। ठीक है, जितना हो पाए 4 चैप्टर 5 चैप्टर जितना भी हो पाए वो मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद तुम्हारा दिमाग खुद चलने लग जाएगा। ठीक है ना? यस सर। सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। शुरू से पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि लास्ट से बीच से स्टार्ट कर देंगे, एकदम शुरू से पढ़ाया जाएगा। अब सुनो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इनसे रिलेटेड मैं कुछ लाइनें पढ़ रहा हूँ बुक से, तुम इसको थोड़ा ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा सुन के भी। ठीक है, सुन के ही समझ में आ जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर जरूरत लगे तो मैं वही चीज लिखा दूंगा। ध्यान से सुनो। व्हेन 2 बॉडी आर रब टुगेदर, जब हम 2 बॉडी को एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, सबको सुनाई दे रहा है अच्छे से? हाँ बोलो। हाँ सर। When 2 body are rubbed together, जब हम 2 बॉडी को एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे तो ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। दोनों बॉडी को जब रगड़ेंगे तो एक में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, एक में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। नेगेटिव वाले चार्ज पॉजिटिव वाले चार्ज की तरफ जाएंगे। द बॉडी फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन हैव बीन ट्रांसफर्ड इज लेफ्ट विथ एन एक्सेस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, सो इट गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। तो मान लो कि वैसे बॉडी जिनमें मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, एक सेकंड फिर से इसको पढ़ लूं। द बॉडी फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन हैव बीन ट्रांसफर्ड इज लेफ्ट विद एन एक्सिट ऑफ द पॉजिटिव। हाँ, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो किधर की तरफ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। और मान लो कि अगर सपोज करो ये बॉडी को हमने रखा, दोनों को रखा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब क्या कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तभी तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तभी तो यहाँ इसका न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, आगे देखो। द बॉडी विच रिसीव्स द इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, मतलब जो बॉडी चार्ज को रिसीव करेगा वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, और जो बॉडी छोड़ेगा वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। ये उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं बता रहा हूँ, एक ध्यान से देखो। मैंने बताया था पिछले दिन, तुम्हारी बुक में डायग्राम बने हुए हैं। डायग्राम देख के तुम्हें पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। मान लो एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, 2 ग्लास के स्पेयर है, 2 ग्लास के स्पेयर है, दोनों को हमने चिपका के रखा। उस दिन लाइट चली गई थी, मैं पढ़ा रहा था।
तो हमने क्या किया, ऐसे चिपका के रखा है, स्टेप नंबर 1, ठीक है। टोटल 5 फिगर बने हुए ABCD। फिगर नंबर ए में अगर देखेंगे तो ए और बी दो मतलब स्फीयर है जो मतलब न्यूट्रलाइज है। इसमें नेट चार्ज जो है तुम्हारा, नेट चार्ज जो है वो 0 है। कोई दिक्कत? ये स्टेप आ गया समझ में? हाँ बोलो। फिगर नंबर ए आ गया, जल्दी बोलते जाओ, हाँ बोलते जाओ, मैं आगे कर रहा हूँ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, उसके बाद हमने क्या किया, एक चार्ज बॉडी को इसके पास ले आया। क्या किया, एक चार्ज बॉडी जिसमें मतलब पॉजिटिव चार्ज, एकदम पॉजिटिव चार्ज खचाखच भरा हुआ है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये तो न्यूट्रलाइज है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव इक्वली बैलेंस है। तब क्या होगा, इस बॉडी में पॉजिटिव इधर पे है तो इधर की तरफ निगेटिव चार्ज बहुत सारे आ जाएंगे, और इधर पे सारे पॉजिटिव, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएंगे, ठीक है। इधर पे पॉजिटिव चार्ज, इधर पे नेगेटिव चार्ज। ये स्टेप फिगर नंबर बी आ गया समझ में? हाँ बोलो। हाँ सर। अब हमने क्या किया, इस बॉडी को बोला भाई अब तो ये चार्ज का बंटवारा हो गया, अब क्या किया, इसको थोड़ा सा इससे घिसका दिया। फिगर नंबर सी, फिगर नंबर सी हो गया। यहाँ पे क्या किया, इसमें ऐसे करके डंडा भी बनाया हुआ है, ऐसे करके डंडा भी बनाया हुआ है, ठीक है ना। बुक में देखोगे ऐसे करके डंडा, पर डंडा हम नहीं समझ रहे, हम मेन कॉन्सेप्ट को समझ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो यहीं पे रहेगा, लेकिन इसको अलग कर दिया, ठीक है। फिगर नंबर सी आ गया समझ में? हाँ बोलो। हाँ सर। अब हमने क्या किया, फिगर नंबर डी में ये चार्ज का तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हमने क्या किया, इस वाले सामान को हटा दिया। जब हमने इसको हटा दिया तो फिगर नंबर डी ऐसा दिख रहा है, क्लियर। अब क्या होगा, फिगर नंबर ई में क्या होगा कि जब हमने हटा दिया तो भाई अब ये एक साइड में जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, तो ये तो ऐसे ही एक साइड में सारे मतलब जितने भी प्रोटॉन थे, पॉजिट्रॉन थे, ये एक साइड में तो नहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कर लेंगे, अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे जब हम ये वाला सामान को यहाँ से हटा देंगे, मतलब काफी दोनों को अलग करके। फिर ये इस प्रकार से, मान लो इसमें 4 निगेटिव थे तो ये इक्वली डिस्टेंस पे आ जाएंगे। अगर इसमें मान लो कि 4 पॉजिटिव है या 6 है तो ये इस प्रकार से अरेंज हो जाएंगे। मतलब क्या, ये जो बॉडी है वो चार्ज हो चुका है, ये जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें प्रोटॉन ज्यादा है। नहीं आया बात समझ में? सर जरा फिर तो से ये रिपीट कीजिए ना। कौन सा बोला फिगर? सर जब आपने ये बेल पोजीशंस में रखा तब तब के बाद थोड़ा कट हो गया था, तो फिर से रिपीट कीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये एक तरह से ये जो टॉपिक है ये आ जाएगा चार्जिंग ऑफ 2 स्पेयर बाय इंडक्शन। मतलब इंडक्शन टॉपिक नंबर जो 3 हमने लिखा था इसके अंदर ये आ जाएगा, परंतु ये कॉन्सेप्ट उसमें भी काम कर जाएगा। ये देखो, ये ए और बी बॉडी था, तो दोनों नेट चार्ज 0 था। फिर हमने क्या किया, इसके कॉन्टेक्ट में एक ऐसे बॉडी को लाया जिसपे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने आप चार्ज को एडजस्ट करके पॉजिटिव चार्ज के नियर बाय निगेटिव चार्ज आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो दूर भाग जाएंगे। फिर हमने क्या किया, इस वाले बॉडी को यहाँ से हटा लिया। नहीं, पहले हटाया नहीं, पहले क्या किया, ऐसे करने के बाद हमने बोला कि एक काम करो, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। ये दोनों को अलग अलग, फिगर नंबर 2 हो गया। जब दोनों को अलग अलग कर दिए, उसके बाद क्या किया, स्टेप नंबर 3 में हमने इसको हटा दिया। जब इसको हटा देती तो फिलहाल ऐसे दिख रहा, फिर क्या करेगा, अपने आप को ये चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जितने भी चार्ज थे सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, निगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव वाले इसमें तो ये सब इस प्रकार से हो जाएंगे। ये बात है समझ में? गिरे हाँ बोलो। हाँ सर, अभी समझ आया। हाँ, तो ये चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज इसमें आ गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये भी चार्ज हो गया एक तरह से बात किया जाए तो। अगर इसको इलेक्ट्रॉन माना जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये मतलब करंट इसको बोल सकते हैं, इसको नहीं बोल सकते हैं। तुमने देखा होगा कि जब तुम बैटरी वगैरह को जब डिस्चार्ज हो जाता है, टॉर्च को थोड़ा सा रगड़ के लगा देते हो तो 1-2 सेकंड 4 सेकंड के लिए लाइट अच्छा जलता है, फिर से डाउन हो जाता है। ऐसा हुआ है कभी, किया है? नहीं सर, ट्राई तो नहीं किया कभी। हाँ। इसके बाद हमने एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में भी बताया था। किस किस को याद है ये बात? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बताया था ना शुरुआत में। डायग्राम बनाया तुम लोग को, मैंने बोला था ये डायग्राम बना लेना, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हमेशा ही पूछ लिए जाते हैं, ज्यादातर टाइम्स। बनाया आशीष डायग्राम, हाँ या ना? नहीं सर। हाँ, तो इसको बनाना है, ठीक है। अभी हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिलहाल हम जहाँ पे थे वहाँ पे चलते हैं। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय द रबिंग आर ऑलवेज इन एंड इक्वल इन द मैग्नीट्यूड। जब हम किसी भी चीज को रगड़ेंगे, दो चीजों को, तो एक में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, एक में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, वो हमेशा इक्वल ही होंगे दोनों मैग्नीट्यूड में, बस दोनों के डायरेक्शन अलग होंगे। व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद अ सिल्क, जब हम किसी ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ेंगे, इट लॉसेज द इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, एंड गेट अ पॉजिटिव चार्ज, और उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। व्हाइल द पीस ऑफ द सिल्क अक्वायर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज। मतलब यह है ग्लास रोड, इसको हमने सिल्क के कपड़ा तो बन नहीं रहा है भाई, भावनाओं को समझिए, कपड़ा है, इसके साथ रगड़ा, तो क्या होगा,
ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। क्यों? ये जो ग्लास के रॉड है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मान ली इस पे 5 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी प्रकार ये सिल्क का जो क्लॉथ था जिससे हमने रगड़ा था, इस पे 5 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। आया बात, ये बात समझ में? ये हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हाँ बोलो। यस सर। अगर लिखने के लिए बोलेगा एग्जाम में अगर आ जाता है तो यही सब बात जो भी मैंने कहानी में, एकदम दिमाग को शांत करना, आंख को बंद करना और मेरा बोला हुआ एक एक बात को आराम से लिख देना। सब सही होगा, गलत कुछ भी नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि जब हम एवोनाइट के रड को मतलब या फिर कैट फर के साथ रगड़ेंगे तो जो तुम्हारा एवोनाइट का रॉड है उस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। जो तुम्हारा जो कैट फर था उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हम रगड़ के किसी भी चीज को घस के भी हम उसको चार्ज कर सकते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। आज का क्लास मैं थोड़ा फास्ट में करा रहा हूँ, डबल स्पीड से करा रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कल का क्लास बंद हो गया था। मैं सोच रहा हूँ कल का और आज का दोनों को आज ही ये कर दूं। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है या नहीं? आवाज क्लियर जा रहा है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ, क्योंकि देखो हमारा जो कंटेंट है वो फिक्स है। हमने पूरा प्लानिंग कर रखा है कि कब सिलेबस खत्म होगा, कब कौन सा चैप्टर होगा। अब एक दिन बंद हो गया तो इसको, एक दिन जो बंद हो गया तो उसको मेकअप करने के लिए 3 दिन स्पीड करना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो। चार्जिंग बाय द इलेक्ट्रो कौन सा था सेकंड वाला, किधर गया भाई साहब? सेकंड वाला था चार्जिंग बाय द कंडक्शन, ठीक है, और कॉन्टैक्ट। एक सेकंड, इसके बारे में थोड़ा सुन लो इसको। अच्छा, ये जो हमने 3 टॉपिक बताया ग्रेस, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है ना? खुद से लिख पाओगे ना? ये सब चीज तो कितनी बार बोल चुका हूँ। चार्जिंग हाँ बाय सर। फ्रिक्शन ये लिखाने की जरूरत है? जो बात हमने बोला लिखवाऊं या फिर चल जाएगा काम? सर हो जाएगा। हो जाएगा। आशीष एचू यस हाँ सर। सर। हो जाएगा ना? चलो ठीक है, दिमाग थोड़ा एक्टिव रखा करो। और एकदम आप देखो, मतलब ऐसा दिमाग को बना लो कि भूखे शेर की तरह जो भी आए सब एकदम दिमाग में स्टोर करके रख देना है। वो पेट में स्टोर करके रखता है, तुम दिमाग में मतलब कुछ भी नहीं भूलना है। बार बार उसको सोचेंगे। जैसे पढ़ाई हो गया, मैच फैच ये सब कुछ भी नहीं देखना है। आराम से जो भी टॉपिक, जैसे कभी भी पढ़ने बैठो तो टॉपिक को कंटेंट निकालो, कंटेंट को देखते जो हाँ यहाँ पे सर ने ऐसा बोला था, यहाँ पे सर ने वैसा बोला था। पूरा एकदम टू दी पॉइंट, पूरा फिल्म की तरह चलना चाहिए दिमाग में, तभी तुम टॉपर बन पाओगे 12th में। चार्जिंग बाय द कंडक्शन के अंदर सुन लो थोड़ा सा। लेटेस्ट कंसीडर 2 कंडक्टर। हमने कंसीडर कर लिया 2 कंडक्टर को, वन चार्ज एंड अदर अनचार्ज। एक जो है वो चार्ज है, दूसरा अनचार्ज है। हमारे हाथ में 2 कंडक्टर है, ग्रीन वाला चार्ज है और जो ब्लैक वाला है वो अनचार्ज है। ठीक है, वी ब्रिंग द कंडक्टर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। हमने क्या किया, दोनों को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाया। द चार्ज वेदर द नेगेटिव और द पॉजिटिव, मतलब एक तो मतलब मान लीजिए चार्ज था तो इसमें नेगेटिव चार्ज भरे थे, ये डिस्चार्ज था इसमें पॉजिटिव भरे थे। ठीक है, या बोलोगे कि सर पॉजिटिव वाले को हम चार्ज ले लेंगे, नेगेटिव वाले को डिस्चार्ज लेंगे, तो ये भी तुम मतलब कर सकते हो। ठीक है, अंडर इट्स ऑन repulsion will spread over the both the conductor, thus the conductor will charge with the same sign. This is called the charging by conduction through contact. ठीक है, अब बोलोगे कि सर समझ में नहीं है, कुछ पल्ले नहीं पड़े। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन का। ठीक है, कंडक्शन मीन्स कंडक्ट में कर देना। मान ले कि तुम्हारे पास एक टॉर्च है, तुमने बचपन में यूज किया होगा, अच्छा नहीं बना, भावनाओं को समझो। ठीक है, ये टॉर्च है तुम्हारे पास, इसमें 3 सेल लगे हुए हैं। ठीक है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। आया बात समझ में ग्रेस? हाँ बोलो। ये डॉट हो मतलब हाँ डिस्चार्ज हो सर। गया, पूरी तरह से ये खराब हो गया, ये डिस्चार्ज हो गया तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है। या मम्मी ने बोला कि बेटे जाओ इसको बैटरी लगाओ, तब बेटा निकल गया घोटालेबाज, वो बोलेगा यार 3 बैटरी का मम्मी ने दिया, मान लो कि 45 रुपए, 45 रुपए। ऐसा करते हैं कि चलो समोसे खा लेते हैं, 1-2 समोसे आ जाएंगे और 2 ही बैटरी लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 20 रुपए का समोसा खा लेंगे, 15 रुपए का, और 2 बैटरी खरीद के इसमें लगा देंगे। 2 बैटरी लगा देंगे और एक पुराना वाला बैटरी ही छोड़ देंगे। अब ये तीनों कांटेक्ट में आ गया। जब ये तीनों कांटेक्ट में आया तो लाइट फिर भी हमें मिलेगा उतना ही जितना हमें चाहिए। बोलोगे कि सर तो फिर हम 3 बैटरी क्यों लगाते? भाई सब तीनों का तीनों बैटरी अगर नया लगाएंगे ना तो मान लो 3 महीने चलेंगे, 2 बैटरी लगाएंगे तो 2 महीने चलेंगे। ठीक है, लेकिन ये 3 लगाएंगे तभी जलेगा, 2 से फिर इसको मतलब दोनों टर्मिनल टच नहीं होगा तो ये नहीं जल पाएगा। तो इसमें क्या होगा, जब इसको एक बार तुमने कांटेक्ट कर दिया, 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया, अब ये तीनों बैटरी इक्वली चार्ज हो जाएंगी।
आया बात समझ में? अब जो पुराना वाला बैटरी तुम अगर सोचते हो कि चलो इसको बदल देते हैं, सर। पिछली बार इसको बदले थे, इसको फेंक देते हैं। हाँ सर बोलो। हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और चार्ज होने देंगे, ये मतलब उस सेल में उसको रखने के बाद थोड़ी देर ऑफ करके रखना है क्या? नहीं नहीं, इसको तीनों को एक साथ कनेक्ट किए, तीनों में इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आया बात समझ में? तीनों में इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बोलोगे कि सर तो फिर इसका मतलब अलग कर देंगे, इसका मतलब तीनों बैटरी चार्ज रहेगा। हाँ तीनों बैटरी चार्ज रहेगा, लेकिन ये जो दो नया वाला था वो ज्यादा देर तक चार्ज रहेगा, पुराना वाला जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल्स का यूज हुआ है वो रिचार्जेबल नहीं थे। आया बात समझ में? हमने इस पे एक्सपेरिमेंट क्या किया, जो टॉर्च का बैटरी है इसको एक को खोल दिया और उसको सोलर पैनल पे लगा के इसको चार्ज किया था। कई बार हमने ऐसा किया, इसको चार्ज किया, 2-3 मिनट के लिए लगा के छोड़ दिया, तीनों बैटरी को चार्ज कर दिया, जो कि बिल्कुल भी नहीं जल रहा था। और इसको फिर से हमने कनेक्ट किया टॉर्च में, तो 2-3 दिन तक खूब अच्छे से चला, फिर से डाउन हो गया, फिर से सर। चार्ज किया तो 1-2 दिन तक। हाँ सर ये तो बात रही केमिकल बैटरीज की, जो मैग्नेट वाले बैटरीज आते हैं उनका वो क्या रिचार्जेबल है? मैग्नेट वाले बैटरी कौन सा होता है भाई? सर जो चुंबक की तरह होते हैं। हाँ वैसा बैटरी तो हमने नहीं देखा। बैटरी तो ड्राई सेल होते हैं, और एक जो गीला वाला होता है वो होते हैं, लिथियम आयन बैटरी होते हैं। मैग्नेट वाला तो हमने नहीं सुना, शायद तुम कुछ गलत अरे सुन अरे लिए। सर, हाँ सर मैग्नेट वाला नहीं, वो छोटे वाले होते हैं ना, वो जो घड़ियों में पेंसिल होते हैं, वाले। हाँ तो वो घड़ी में छोटे जो वाले। होते हैं वो सिर्फ देखो दो तरह के सेल होते हैं, एक जो तुम्हारे मतलब जो वॉल क्लॉक वगैरह में लगा तो वो ड्राई सेल होते हैं, नॉन रिचार्जेबल, ठीक है। उसको तुम चार्ज करोगे तो चलेगा, बस 1-2 घंटे चलेगा, उसके बाद खत्म। और जो तुम ट्रिमर में यूज करते हो वो भी बैटरी होते हैं पेंसिल वाले, लेकिन वो होते हैं रिचार्जेबल, उसमें लिथियम आयन बैटरी होते हैं, ठीक है ना। लिथियम आयन और एक और कोई और भी आयन होते हैं, ये दोनों ही चार्ज हो जाते हैं। और बाकी ये जो होता है नॉर्मल कार्बन वाले बैटरी होते हैं, जो कि चार्ज नहीं होते, एक बार चार्ज करके दे दिया। मैं यहाँ पे बेसिक फंडा तुम्हें ये चार्ज करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चार्ज जो होते हैं ना, कंडक्ट करने से, चार्जिंग बाय कंडक्शन, एक दूसरे के साथ कंडक्ट करने से चार्ज होते हैं। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, मान ली इसमें 50 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी नया वाला है 50 इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें मान ली एकदम डिस्चार्ज हो गया, है ही नहीं कुछ। तो अगर तुम इसको कनेक्ट करोगे तो ये तीनों में इक्वली मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब ये भी एक तरह का चार्जिंग हो रहा है, इसका चार्ज हो गया एक तरह से कुछ देर के लिए, जब तक वो कनेक्ट है। इसको निकालोगे, इसको 3 बैटरी को ऐसे ही चार्ज करके 3 टॉर्च में जलाए हैं, इसको भी मतलब लगा के छोड़ दिए, इसको भी लगा के छोड़ दिए, इसको लगा, उसके बाद तीनों डिस्चार्ज वाले को एक साथ लगाओगे तो भी तुम्हें काफी अच्छा लाइट मिलेगा कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर से डाउन हो जाएगा। ये बात है समझ में? हाँ सर। फिर से मैं जो टॉपिक बोला उसको फिर से सुनो। लेट अस कंसीडर 2 कंडक्टर, हमने 2 कंडक्टर मान लिया, एक चार्ज है दूसरा अनचार्ज है। जब हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, चाहे उसमें पॉजिटिव चार्ज है चाहे उसमें निगेटिव चार्ज रहे, तो देखो पॉजिटिव चार्ज से रिपेल करेगा, निगेटिव से रिपेल करेगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है, मतलब एक चार्ज है दूसरा डिस्चार्ज है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, जब दोनों को हम साथ में लाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, मतलब इक्वली, मतलब जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन भी हो जाएंगे, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाएंगे। ये होगा तुम्हारे चार्जिंग बाय कंडक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा था चार्जिंग बाय रबिंग। 2 टॉपिक हो गया क्लियर, इसको लिखाओ या ना लिखाओ? सर ये वाला थोड़ा लिखा दीजिए। ये तो और भी आसान है भाई, इसमें क्या लिखा है सुन लो, ये तो और भी, ये तो लिखने वाला है ही नहीं, पहले वाला ही लिखने वाला था। देखो सुनो, मतलब लेट सर अस कंसीडर कौन टू। सा वाला वर्ड्स ज्यादा अच्छा होंगे, मतलब डेफिनेशन लिखते समय सर कौन से वाले वर्ड्स सूटेबल होंगे, वो वाला? कौन सा लिखाओ, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, बोलो जल्दी। सर सेकंड वाला लिखा दो। लिखो चार्जिंग बाय कंडक्शन, हेडिंग दो। दे दिए? हो गया सर? चुप लिखो, लेट अस कंसीडर 2 कंडक्टर, लेट अस कंसीडर 2 कंडक्टर, वन चार्ज्ड एंड अदर अनचार्ज्ड या फिर डिस्चार्ज। लेट अस कंसीडर 2 कंडक्टर, वन चार्ज एंड अदर अनचार्ज, फुल स्टॉप। यहां तक लिख लिए? यस सर। आगे, हाँ आगे लिखो, वी ब्रिंग द कंडक्टर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर।
वी ब्रिंग द कंडक्टर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, दोनों कंडक्टर को हम एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाएंगे। वी ब्रिंग द कंडक्टर्स इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, फुल स्टॉप। आगे लिखो द चार्ज, ब्रैकेट में लिखो वेदर निगेटिव और पॉजिटिव, द चार्ज ब्रैकेट के अंदर लिखो वेदर पॉजिटिव और निगेटिव, ब्रैकेट क्लोज, चार्ज जो भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ठीक है, अंडर इट्स ऑन रिपल्सन, अंडर इट्स ऑन रिपल्सन। बोलोगे कि सर इस वाले वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया, अंडर इट्स ऑन रिपल्सन, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है, नहीं आया होगा। अंडर इट्स ऑन रिपल्सन विल स्प्रेड, will spread over both the conductor, over both the conductors। कौशल किशोर आप भी बोल लीजिए, कुछ आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? आगे लिखो thus the conductors will be charged, thus the conductors will be charged with the same sign, thus the conductors will be charged with the same sign। This is called charging by conduction, this is called charging by conduction, ब्रैकेट में लिख देना थ्रू कॉन्टैक्ट। हो गया सर जी, समझ में आया? अब ग्रेस यहाँ पे सर। तुम्हें एक चीज का मतलब नहीं समझ में आया होगा या आ भी गया होगा कि अंडर इट्स ऑन रिपल्सन विल स्प्रेड। तो देखो यहाँ पे अब बैटरी भूल जाओ, मान लो एक चार्ज बॉडी है जिसमें पॉजिटिव चार्ज भरे पड़े हैं एकदम कचरे की तरह, और ये एक निगेटिव है, इसमें निगेटिव चार्ज भरे पड़े हैं बहुत सारे। तो ये देखो ये अभी कांटेक्ट में नहीं है, मान लो ये कांटेक्ट में नहीं है, हमने क्या किया दोनों को कांटेक्ट में लाया। तो तुम्हें पता है पॉजिटिव चार्ज से रिपल्सन होगा, मतलब ये जितने भी चार्ज पॉजिटिव है इसमें भरे पड़े तो है, लेकिन सब एक दूसरे से रिपेल करेंगे, भागना चाहेगा एक दूसरे से। अरे भाई हम नहीं रहेंगे तेरे पास, तो हम नहीं रहेंगे। मान लो ये लड़का है, ये लड़की का ग्रुप है, ये बोलेगा कि नहीं हम इधर नहीं रहेंगे, हम इधर में, सबको एक स्क्वायर बनाना है। तो क्या करेगा, हाँ लेकिन ये पॉजिटिव वाला जो चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा, बोलेगा आई तू आ जाना हमारे पास, तू आ जाना। तो ऐसे होते होते कुछ देर बाद का जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। आया बात समझ में? आया समझ में कुछ? मैं जो बताना चाह रहा हूँ मेरी भावनाओं को समझा? यस सर। हाँ सर। मिक्सअप हो जाएंगे। अब देखो जो मैंने हमने लिखा है उसको पढ़ के देखो, पूरा समझ में आ गया। अब तुम बोलोगे यार सही तो आ गया था, समझ में लिखाने की जरूरत नहीं थी। बताओ ग्रेस सही बोल रहे हैं गलत? हाँ सर, जैसे आपने वो अंडर इट्स ओन रिपल्शन वाला टर्म बोला था, वो वाला अगर आप अभी बोलते ना, नहीं तो शायद ठीक से समझ नहीं आता। अच्छा, मुझे उस टाइम पे मतलब नहीं लगा, देखो हम भी तो, मेरा भी दिमाग तेरे दिमाग के साथ कनेक्ट है ना, उस टाइम पे हमारे दिमाग को ये नहीं लगा कि हमें लगा ये आ गया होगा, लेकिन अब पता चला कि नहीं है, इसलिए बोले लिखाने के लिए। कोई बात नहीं। अगला टॉपिक जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन हेडिंग डाल दो, उसके अंदर एक टॉपिक लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एक डिफिनीशन है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठंडा लग रहा है, पंखा बंद कर देता हूँ। चार्जिंग बाय इंडक्शन हेडिंग दे दिया आशीष? कौशल, कौशल तो कुछ बोलता ही नहीं, इसका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, कभी भी कुछ पूछो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, इसलिए पूछने का ही मन नहीं करता इससे कुछ। हाँ, इससे पहले
पढ़ाने से पहले एक चीज मैं थोड़ा चेक करता हूँ, तुम लोग में से कुछ बच्चों ने अपना होमवर्क सेंड नहीं किया। मैं थोड़ा देख रहा हूँ क्लासरूम को। नाम तो मतलब पता है सबने नहीं किया, सृजन ने बस किया है, लेकिन किसने कौन सा नहीं किया ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.1 जो है 3 बच्चे नहीं सबमिट किया, इच्छुक, आशीष, सृजन और ग्रेस। ग्रेस ने गलती से दूसरे वाले में कर दिया था, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 जो है ये 2 बच्चे ने सबमिट किया, ग्रेस और सृजन। ऐचुक एक्सरसाइज 3.2 कहाँ है तुम्हारा? ऐचुक 3.2 एक्सरसाइज आपने सबमिट नहीं किया, क्यों नहीं किया बताइए जरा। सर हाँ सर यही पूछना था मुझे आपसे कि मैं 3.3 का सर 3.1 में भेज दूं या फिर 3.1 का ही उसमें भेज दूं? अरे तूने तो 3.1 का 3.3 वाले में भेज रखा है, वो तो मैंने चेक कर लिया, ठीक है। इसमें पूछने भाग गया। और सर ऐचुक आपका 3.3 नहीं आया है, ठीक है। सर 3.3 भी ऐचुक का नहीं आया। हाँ बोलो। सर 3.3 है ना, और ये सारे एक्सरसाइजेस मैंने क्या कहते हैं प्रैक्टिस करते समय अपने स्कूल के फेयर कॉपी में ही किया है, और फोटोज लेने से पहले सर ने मेरा कॉपी चेक कर दिया और उसमें टिक मार्क भी आ गया। तो सर मैं ये टिक मार्क वाला ही फोटो भेज देता हूँ आपको। अरे जो भी भेजना था वो भेजना था ना, अभी तो ये खत्म हो गया। 21 अप्रैल तक का हमें टाइम दिया था। 2 बच्चे, ऐचुक ने 2 एक्सरसाइज नहीं भेजा और जो ग्रेस है उसने 1 एक्सरसाइज नहीं भेजा। आशीष का थोड़ा देख लो। आशीष ने तो बिल्कुल ही नहीं भेजा भाई, आशीष तो छूट ही गया था। आशीष ने 3.3 भी नहीं भेजा और आशीष ने 3.2 भी नहीं भेजा। आशीष को कूटना पड़ेगा, इसके मम्मी को बताना पड़ेगा तभी भेजेगा। बस 3.1 भेजा आशीष ने। क्यों आशीष भाई? आशीष, ग्रेस, ऐचुक देख लीजिए आपने क्या क्या नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजे बताइए। तुम सोच रहे होगे कि सर चेक नहीं करते हैं। जिन बच्चे की जो भी गलती हुई थी उनको मैंने लिख के टाइप भी करके दिया था। अगर कुछ गलती हुई है, जैसे सृजन से पूछ लेना क्या क्या गलती हुई, तो तुम लोग को भी मैंने, हो सकता है किसी को मैंने मैसेज दिया होगा कि भाई तुम्हारा ये कमी है, ये कमी है। तुम में से किसी को दिया था क्या? नहीं दिया था तो पूरा सही था, सारा चीज तुमने भेजा था, इसलिए नहीं दिया था। ऐचुक बोल क्यों नहीं सर रहे हो, कुछ तो बोलो। हाँ सर मुझे एक डाउट था। बोलो। सर 3.2 एक्सरसाइज में जो था उसमें एक क्वेश्चन था जो मुझसे समझ नहीं आ रहा था, तो वो अगले क्लास में हम करें क्या? हाँ हाँ कर लेंगे। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ बस क्वेश्चन नंबर 18 या 19 था सर। अच्छा ठीक है, अगले क्लास में कर लेंगे। मैंने तो शायद कराया था वो क्वेश्चन, या नहीं कराया था? सर वही याद नहीं ठीक से, इन दोनों में से आपने कोई एक कराया था, मैं तो उसके बाद कराया दूसरा हूँगा, वाला तुम मेरे को समझ नहीं आया absent था। था। आशीष हाँ से सर मैं पूछो, शायद आशीष एब्सेंट तो था। आ गया। हाँ तू अब्सेंट था। अच्छा कोई बात नहीं, हम फिर से बता देंगे जब हम मैट्रिक्स ठीक है पढ़ेंगे सर। अगले क्लास में तो। हाँ सर। ठीक है। ऐचुक कुछ नहीं बोल रहा, देख रहा है, चुपचाप एकदम खामोश हो गया, कहीं मम्मी बगल से सुन ना ले, पिटाई ना कर दे। हाँ सर। एकदम शांत है। क्यों नहीं किया ये तो बता। सर उसको मैंने मतलब अच्छी तरीके से फेयर नहीं किया था इसलिए। भाई साहब फेयर नहीं किए थे तो कर लेना था, नहीं भी किए थे तो हमारे प्रकोप से बच सकते थे। जहां पे किए थे वही फोटो फटाफट खींच के भेज देना था। कौन सा मैं एक सर तरफ से 21। पेज नंबर मिला के देख रहा था। हमें सीरियल वाइज सर क्वेश्चन का 21 आंसर चाहिए 22 थे को बस। मैं गांव में था ना इसलिए। अच्छा तो उसको थोड़ा कर लीजिएगा ढंग से, और मतलब अगले चैप्टर को शुरू होने से पहले एक बार हमसे चेक करा लेंगे। और कौशल तू बोलेगा कुछ या भगा दूं तेरे को क्लास से निकाल दूं? नहीं हुआ तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ तो फिर क्यों नहीं सबमिट किया तुमने? अभी कौशल सर, को मेरा पता है कंप्लीट है जो सर, मैंने भेजा नहीं हुआ सर। सुनो सुनो, कौशल इतना बड़ा गधा है, उसको होमवर्क कैसे भेजेंगे ये भी नहीं पता। वो चैट में होमवर्क भेज रहा है तो व्हाट्सएप पे भेज रहा है। ये जब क्लास 10th में पढ़ रहा था तभी से नौटंकी कर रहा है। भाई साहब जब तुम ऐप को खोलोगे उसमें होमवर्क सेक्शन दिखेगा, जैसे चैट, टाइम टेबल, दिस दैट दोज जो भी है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, उसमें एक होमवर्क दिखेगा। उस पर क्लिक करोगे, वहां पे जाओगे तो एक्सरसाइज 3.1 लिखा हुआ दिखेगा। उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद ऐसे अटैचमेंट का साइन आएगा बन के, उस पर जाके उसमें फोटो अपलोड करोगे, या पीडीएफ बनाए हो तो पीडीएफ अपलोड करोगे। तो ये क्या नौटंकी हो गया कि व्हाट्सएप पे भेज देंगे? व्हाट्सएप पे कितना चीज देखो, वैसे ही व्हाट्सएप वाला दिमाग खराब करके रखा होता है।
अगली बार से कौशल ठीक जैसे बताया वैसे भेजना, है सर। नहीं पता है तो सीखो इस चीज को। तुम्हें नहीं पता है तो तुम अपने दोस्तों से, ग्रेस से, इच्छुक सृजन, किसी को भी यार कॉल कर लो कि भाई कैसे करना जरा बता, तो बता देगा। ठीक है ना? वैसे नहीं है कि तुम एकदम बिल्कुल गधा, तुमको नहीं आता, तुम बस आलसी है, तुम करने नहीं चाहते हो, तुमको आता सब कुछ। ठीक है, गुस्सा आया था तेरे पे इसलिए अभी निकाल दिया। एकदम सर। अब नहीं भेज पाओगे, अभी वो उसका डेडलाइन खत्म हो गया, अगले बार से ध्यान रखना, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की भी हम बात करने वाले हैं। ये क्या होता है तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ टेम्परेरी electrification of a conductor in which opposite charges appears at its closer end and similar charges appear at its farther end. At its farther end, in the presence of a nearby charged body. ये बात वैसे तुम्हें समझ में आ गया है। हमने जो 5 डायग्राम बताया था उससे रिलेटेड चीज है। इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज अ फिनोमिना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक फिनोमिना है ऑफ अ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन। टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, हमने डिफिनेशन लिखा के दिया था। ठीक है? ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर के साथ ये होता है चार्ज वगैरह का ट्रांसफर होना। ठीक है? जिनमें क्या होता है, अपोजिट चार्जेस अपियर्स एट द क्लोजर एंड and the similar charge appears at its farther end in the presence of a nearby charge body। बोल गए हैं इनका बात आप बोल दे, कुछ समझे में नहीं आया। हमने बोला भाई कि जो अपोजिट चार्ज होंगे वो फार्दर एंड पे चले जाएंगे। जैसे हमने बताया था, ये डिस्चार्ज बॉडी था, ये भी था, दोनों को कॉन्टेक्ट में लाया, एक बॉडी को लाया, इसमें प्लस चार्ज था बहुत सारा, तो यहाँ पे बहुत सारे माइनस आ गया, यहाँ पे बहुत सारे प्लस आ गया। ये वाला बात समझ में, देखो क्या लिखा, अपोजिट चार्जेस अपियर्स एट इट्स क्लोजर एंड, ये भूल जाते हो, सिमिलर चार्जेस अपियर्स एट द फार्दर एंड। देखो सिमिलर चार्ज जो ये ऐसे निगेटिव था, तो ये निगेटिव सारा इस साइड में आ गया, फार्दर मीन्स दूर, ये पॉजिटिव सारा इस साइड में आ गया। ये बात आया समझ में? दूसरा वाला और सिमिलर चार्ज जो दूसरा वाला कंडीशन बताया था, जब इसको हटा लिया था तो सब क्या हुआ था कि जो सिमिलर चार्ज अपोजिट चार्ज थे वो एक दूसरे के क्लोजर एंड में आ गए, माइनस 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 प्लस 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 प्लस। ये बात आया समझ में? नहीं आया? हाँ सर। सर जी समझे? फिर से सुनिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक फिनोमिना है टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन का, जिनमें कोई भी कंडक्टर जो होगा जिसमें अपोजिट चार्ज है, तो ये एक दूसरे के क्लोजर रहेंगे, मतलब प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाएंगे, अल्टरनेट में आ जाएंगे। ठीक है? और जो सिमिलर चार्ज होंगे एक दूसरे के दूर चले जाएंगे। तो ये जो फिनोमिना है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और ये तुम्हारे चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर ही आ जाता है। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक और मतलब डायग्राम बनाने के समय समझाने की कोशिश की थी कि इसमें सारे पॉजिटिव चार्ज भरे पड़े हैं और इसमें सारे निगेटिव चार्ज भरे पड़े हैं। तो मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा, जब इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो सारे पॉजिटिव चार्ज इधर है, सारे निगेटिव चार्ज इधर है, मतलब एकदम फार्दर है। जब सटाएंगे तो साफ देखो एक दूसरे के करीब आ गए, अल्टरनेट में आ गए। तो यही बात इसके अंदर लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ग्रेस, इच्छुक, आशीष, इसके अंदर बोलोगे कि सर डायग्राम कौन सा सेट करेगा, तो डायग्राम जो मैंने ABCDE बताया वो तुम्हारे NCERT बुक में देखना किस पेज पे, ये तो नहीं पता परंतु तुम्हें मिल जाएंगे। इसी को सारे डायग्राम को यहाँ पे इसके नीचे बना देने, हो जाएगा? हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ तो ये कर दीजिएगा।
अब सुन लीजिए, बुक में भी यही बात लिखा हुआ है, चार्जिंग बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इफ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज द बॉट नियर अ insulated conductor, then the negative charge electron in the conductor will attract towards the rod. As a result, there will be a excess of the negative charge. वही बात लिखा है, क्या पढ़ो इसको, सेम टू सेम लिखा हुआ है, ठीक है ना। रगड़ने उगड़ने वाली बात बुक को पढ़ोगे आ जाएगा समझ में। इसके बाद का जो टॉपिक है तुम्हारा वो है चार्जिंग ऑफ स्पेयर बाय इंडक्शन। अच्छा, ये तो करा दिया ग्राउंड के साथ कंडक्ट करके, एक और डायग्राम में। इसके बाद है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में बेसिकली कुछ नहीं होता था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। एक ग्लास का ट्यूब हुआ करता था, उसके अंदर ये पूरी तरह से मतलब ये ग्लास का क्यूब है जिसको पूरी तरह से अंदर में मतलब कोई भी चीज नहीं रहने दिया है, हवा हुआ को एकदम पूरा शांत कर दिया गया है, मतलब अंदर से बाहर एयर, बाहर से अंदर एयर, ये सब नहीं हो सकता, कुछ ऐसा टाइप का बनाया गया है, ठीक है। उसके अंदर क्या लिया गया, एक रबर लगा दिया गया। रबर इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, उसको सील करने के लिए यहाँ पे रबर का यूज कर लिया गया ताकि एयर वगैरह अंदर बाहर ना जाए। इसके ऊपर में मेटल के नॉब बने हुए हैं, ठीक है। इसके नीचे में गोल्ड का लिप्स लगा दिया गया। बोलोगे कि सर गोल्ड का लिप्स ही क्यों लगाया, दूसरा लिप्स क्यों नहीं लगा दिया। गोल्ड का लिप्स इसलिए लगाया गया कि गोल्ड सबसे मतलब अगर मैं इसके पतले से पतले सीट बनाऊं तो सबसे दूसरे मेटल का बनाना पॉसिबल नहीं, गोल्ड का ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि गोल्ड का जो मतलब मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए गोल्ड का यूज किया गया, दूसरे का पॉसिबल नहीं था। इसको तुम टेम्परेरी घर पे बना सकते हो, बोतल के भी अंदर, जो तुम्हारा बोतल होता है, बोतल के अंदर भी ये काम किया जा सकता है। बोतल को सर पूरा मतलब इस तरह से, हाँ बोलो। सर जो टैबलेट्स का एल्यूमिनियम फॉइल है वो भी तो यूज कर सकते हैं ना। नहीं, एल्युमिनियम फॉइल जो तुम देखते हो उससे भी पतला हमको चाहिए, एकदम पतला चाहिए। एल्युमिनियम का उससे ज्यादा पतला नहीं बन सकता है, ठीक है ना। और गोल्ड का एकदम हाँ बहुत सर। ज्यादा पतला बन सकता है, हाँ एकदम हाँ सर मैक्सिमम गोल्ड पतला फॉइल चाहिए, तो मैक्सिमम मिलेगा नहीं। पतला चाहिए। क्या क्यों नहीं मिलेगा, मिलता है, गोल्ड फॉइल मिलता है, सिल्वर फॉइल, गोल्ड महंगा फॉइल है सब वो। मिलता है। सिल्वर फॉइल होता है जो तुम सर। मिठाई वगैरह पे खाते हो, जो तुम बर्फी वगैरह खाते हो उसके ऊपर जो चिपका रहता है। मतलब देखो तुम दो तरह के देखोगे, एक पे एल्युमिनियम फॉइल भी लगाते हो तो उसको तो तुम फेंक देते हो तो कड़ा होता है, और कोई कोई जो तुम कॉस्टली बर्फी वगैरह खाते हो तो उस या काजू कतली वगैरह खाते हो उसके ऊपर चिपका होता है चमकता हुआ, वो होता है सिल्वर फॉइल। उसको तुम खा जाते हो, कितना पतला होता है, उससे भी पतला चाहिए हमको, तो गोल्ड फॉइल ही बनाना पड़ेगा। हाँ बोलो, क्या हुआ। सर एक बार वो पेपर से भी हुआ था तो। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं होगा, लेकिन एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट रिजल्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, है बात समझ में। अब देखो पेपर से भी तो होगा, लेकिन ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्कोप बनाओगे उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी क्या, दो गोल्ड के लीफ लगे हुए। अब होगा क्या कि मान लो ये हाँ चार्ज सर बोर्ड है उसी जिसमें में। एकदम, हाँ ठीक है, हो भी सकता है, थोड़ा बहुत दिखेगा इफेक्ट, ठीक है। यूज किया था इन्होंने, मैं इसलिए ये समझा रहा हूँ, बुक के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, क्या पता तुम कुछ नया भी ढूंढ सकते हो। तो ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज वाले कोई मतलब बॉडी, इसको सटा दिया, ये तो कंडक्टर है, कंडक्टिंग रॉड है, तो इसमें जब हमने सटाया तो दोनों में एकदम पॉजिटिव चार्ज धक्का धक्का आया, दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज भर गया जितने भी थे। तो ये जब सेम चार्ज हो गए तो रिपेल इच अदर, तो ये ऐसा करके खड़ा हो जाएगा, ऐसा करके खड़ा हो जाएगा। या फिर जब तुम निगेटिव चार्ज वाले को सटाओगे इस नॉब के साथ तो फिर से सारे निगेटिव चार्ज भर जाएंगे, तो निगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, फिर से ये ऐसे हो गया। मतलब जब ऐसे हो जाए तो समझो कि सेम टाइप के चार्ज आ रहे हैं। पहले तुमने पॉजिटिव भेजा, मान लो कि पहले ये वाला सटाया तो ये ऐसे फैल गया, और उसके बाद मान ले तेरे पास दो सामान है, इसमें कौन सा पॉजिटिव निगेटिव हमको नहीं पता, तुमने इसको सटाया ये ऐसे हो गया। दूसरा वाला सटा रहे हो, ये भी मान ले कि ये हमें नहीं पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसको सटाए तो वैसे ही रह गया, कुछ नहीं हुआ। इसको सटाए तो एकदम आके चिपक गया। मतलब क्या कि भाई साहब पहले जो हमने चार्ज दिया था जिसके वजह से ये फैला था, दूसरा वाला जो चार्ज दिया उसका अल्टरनेट चार्ज दिया, तभी तो जाके सारे मतलब कॉम्बाइन करके आके चिपक गया। तो यही जो फिनोमिना हमको, हम इसको स्टडी कर पाएंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर। ये बात आया समझ में, हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ, अगला जो है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, अगला टॉपिक जो है वो है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज अब तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था खास, ये कभी कभी इलेक्ट्रोस्कोप वाला एक दो नंबर में पूछ लेता है। बेसिक ये आते हैं एग्जाम में हर बार, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है। चार्ज के
कौन कौन से बेसिक प्रॉपर्टी हैं। तो पहला है एडिटिविटी, दूसरा है क्वांटाइजेशन, और तीसरा जो है तुम्हारा ये है कंजर्वेशन। तो इन तीनों टॉपिक को हम अगले क्लास में स्टडी करेंगे। तुम्हारा 30%, हाँ 30% कर सकते, सिलेबस कंप्लीट हुआ, मतलब ओनली 30% हुआ। अभी हमने स्पीड पकड़ा है, 2-3 दिन में हम एकदम लेके चले जाएंगे उसको एकदम लास्ट कंडीशन तक। टेंशन की कोई बात नहीं, सिलेबस की कोई टेंशन तुम लोग मत लेना, ठीक है ना। ग्रेस, इच्छुक, आशीष, कौशल, काफी अच्छे से हम पढ़ेंगे, Yes, एक एक sir. चीज पढ़ेंगे, एक न्यूमेरिकल को करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन हो सकता है कि डबल टाइम भी क्लास चले वेकेशन के टाइम पे, तो उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि तुम तो स्कूल नहीं जाओगे, जब मर्जी तब पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा ट्यूशन हो सकता है सुबह शाम, दोपहर को तो नहीं हो सकता, दोपहर को हम पढ़ा लेंगे, ठीक है ना। हाँ सर। तो जय हिंद।